हेलो एवरीवन। तो बिहार में विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें रैयतों को बहुत सारी कठिनाई आएगी। तो आज हम सारा कठिनाई का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जैसे कि सर्वे क्या है, इसका रैयतों को सर्वे में कर्तव्य क्या है, और बहुत सारे क्वेश्चन वास्तविक पर्चा में खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, अगर किसी का दखल खारिज नहीं है तो खाता किसके नाम से खुलेगा। तो सारी क्वेश्चन का समस्या आज हमारे सामने दो कानूनगो राजस्व अधिकारी हमारे सामने मौजूद है। तो आज हम इनसे क्वेश्चन करेंगे कि सर ये सब प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा। पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन करा दे कि सर का इंट्रोडक्शन क्या है। मैं हूं मिथिलेश कुमार, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो पदाधिकारी, और ये हमारे साथी हैं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो राकेश रोशन जी। सर बिहार में विशेष सर्वेक्षण चलाया जा रहा है, तो सर्वे में रैयतों का क्या कर्तव्य है और सर्वे क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। सबसे पहले मैं रैयतों का दायित्व बताने से पहले मैं सर्वे के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले जो भारत में सर्वे कराई गई थी वो अंग्रेज के द्वारा कराई गई थी, जिसमें कि सबसे पहला सर्वे था आपका थाकबस सर्वे। कहीं न कहीं वो 1700 ईस्वी के आसपास का सर्वे था। दूसरा सर्वे कराया गया रेवेन्यू सर्वे। तीसरा सर्वे सीएस सर्वे कराया गया, जो लगभग 1917 तक चली पूरे बिहार में। अब जब बंगाल बिहार काश्तकारी अधिनियम 1875 तथा बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के आलोक में जब देश आजाद हुई, आजादी के बाद बिहार सरकार द्वारा आरएस सर्वे कराया गया। इसके पहले 3 सर्वे जो था वो अंग्रेज द्वारा कराया गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा कराया गया था। उसमें हम लोग गुलाम थे जिस समय जैसे ब्रिटिश अपने लगान वसूली के लिए अपने मनमाने अनुसार लगान के अकॉर्डिंग अपना वो सीएस सर्वे कहीं न कहीं जो वो सर्वे कराई गई थी वो जरीब के द्वारा लग्घा, डंडा, धूर, बीघा, कट्ठा में कराई गई थी। उसमें कोई प्रॉपर पैमाइश का कोई भी जरिया नहीं था। वो मौखिक रूप से अनुमानित करके उसको दिया गया नक्शा था, उसी के अनुसार लगान निर्धारण किया गया था। जब देश आजाद हुई, जब रिविजनल सर्वे कराया गया, रिविजनल सर्वे से ही साफ तात्पर्य ये है कि रिविजन किया गया। सीएस सर्वे का रिविजन किया गया। सीएस सर्वे के आधार पे आरएस सर्वे कराया गया, जिसका ब्लूप्रिंट नक्शा तैयार कर और खतियान का अगतीकरण किया गया। अभी जो है बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम, बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिनियम 2011, नियमावली 2012 तथा संशोधित अधिनियम 2017 नियमावली 19 के आलोक में जो बिहार में विशेष सर्वेक्षण कराया जा रहा है, इसमें एक ही साथ 3 चीजों का अगतीकरण किया जा रहा है। अगतीकरण का मतलब होता है नवीनीकरण करना। जैसा कि जो पहले का जो मानचित्र था वो बहुत बड़ा प्लॉट था। अभी जो भौगोलिक स्थिति है, जो बहुत सारे चेंजेज आ गए, बहुत सारे प्लॉट डिवाइड हो गए। बिल्कुल जैसा कि हमारे राकेश जी कह रहे हैं कि जैसे कि अभी जो प्लॉट है भूखंड का किस्तीकरण किया गया है, जो कि छोटा छोटा पार्ट में उसको बट गया है। तो हम ग्राउंड के अनुसार मानचित्र को तैयार कर उसका अगतीकरण कर, साथ ही साथ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स को अगतीकरण कर उसको 2 प्रति में, मतलब डिजिटाइज फॉर्म और उसको सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी में उसका निर्माण करना है। साथ ही साथ इस सर्वे पे प्रपत्र 18 को के अनुसार नया लगान दर तालिका भी इसमें जोड़ा जाना है। वर्षों से जो चल रहा है। सर रैयतों का क्या कर्तव्य होगा सर्वे में। रैयतों का कर्तव्य इसमें और उसका दायित्व यही है कि उद्घोषणा के बाद रैयतों का दायित्व है कि सबसे पहले वो अपने खेतों का जो मेड़ है उसको सुरक्षित कर ले। जहां तक वो हो सके अंचल में आवेदन देके अंचल अमीन से मंगाकर वो अपने मेड़ों को ठीक ठाक करके, और जितना जमीन आपका है धरातल पे उतना कब्जा कर ले। जब हमारे अमीन साहब भूखंड पर जाएंगे मैप लेके, तो जो भी उसमें दिक्कतें आएंगी तो आपका मेड़ जहां तक रहेगा, जहां तक वो कब्जे में रहेगा, आपके नापी जो अंचल के नापी और आपके मेड़ के अनुसार
ही वो करेंगे। ये सोचिए कि सर्वे वाले अमीन आकर के वो सुधार देंगे, तो ऐसा सर संभव नहीं है, यही ना सर। हवाई एजेंसी के थ्रू मेरा मानचित्र का निर्माण हो चुका है। हमारे अमीन साहब जो सर्वेयर साहब होंगे, जो भूखंड पर जाएंगे, वो सिर्फ ग्राउंड को मैप से तुरंत कराएंगे, उसको सत्यापित कराएंगे। जहाँ भी लगे कि सुधार होना है तो वो सुधार करेंगे। सुधार किन चीजों पे करेंगे, जैसे कि एरियल हवाई एजेंसी के थ्रू जब हाई रेजोल्यूशन कैमरा से फोटो लिया गया, तो फोटो लेने के दरमियान में किन्हीं व्यक्ति का एक खेत था, तो किसी पे मकई लगा के वो खेती कर रहे थे, किसी पे आलू और किसी पे मक्का। तो फोटो लेने के दरमियान में उसका 3 आल आ गया। तो हमारे जब सर्वेयर ग्राउंड पे जाएंगे, जिसमें ग्राउंड का वेरिफिकेशन होगा मानचित्र के साथ में, तो वहाँ पे रैयतों का रहना बहुत ही आवश्यक है इस सर्वे, बहुत जरूरी है, ताकि हमारे सर्वेयर साहब आपका जानकारी लेते हुए उस प्लॉट के बीच के मेल को फॉल्स कर देंगे मैप में, और इस तरह से मेरा मैप जो है पूरा 100% किस्तवार किया जाएगा। किस्तवार का कार्य करने के उपरांत इसका जो है स्वामित्व तैयार किया जाना है। जी जी सर, अगर रैयतों को जमीन खरीद किए हैं और दाखिल खारिज नहीं किया गया है, दाखिल खारिज नहीं हुआ, नोटिस नहीं करा पाया है, तो उस स्थिति में रैयतों का खाता किनके नाम से खुलेगा सर? रैयतों का खाता खुलेगा या उनको परेशानी होगी? अनुज जी, जो आप क्वेश्चन किए हैं, कहीं न कहीं जितने भी श्रोतागण आपके YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, कहीं न कहीं उनके मन में भी यही सवाल होंगे। तो मैं इस सवालों का जवाब जो है बखूबी देंगे। सबसे पहले जितने भी श्रोतागण हैं उसको हमारा नमस्कार, जो कि आप इस चैनल के माध्यम से हमारे तक आप संपर्क साधे हैं, डायरेक्ट सर्वे कानूनों से आप संपर्क कर पा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जिस रैयत के पास वो दस्तावेजी जमीन हो, चाहे डीड से खरीदी गई जमीन हो, चाहे खतियानी जमीन हो, जिसका केवालाधारी जो है, मान लीजिए वो केवाला कराए हैं, किसी कारणवश आप दाखिल खारिज नहीं करा पाए हैं, तो उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सर्वे में उसका ही प्रावधान किया गया है, बशर्ते आप जिससे जमीन खरीदे हैं दर केवाला का मोटेशन है या नहीं है, उसको उसके जांचे उपरांत आपके नाम से खाता खोला जाएगा। शांतिपूर्ण दखल भी होना, शांतिपूर्ण दखल जरूर, सबसे मेन चीज का शांतिपूर्ण दखल होगा, तब उसकी कागज आप करवा लिए और दस्तावेज दखल भी नहीं है, या फिर आप खतियानी रैयत से नहीं खरीदे, किसी अदर पार्टी से खरीदे, तो वो मिलान कर लेंगे। कानून को सर अमीन रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर कानून को सर जब हमारे खतियान से मिलान करने के उपरांत सर जब हमारे अमीन साहब आपके धरातल पर पहुंचेंगे, तो वहाँ पे दखल वो लिखेंगे। साथ ही साथ आप जो कागज जो जमा किए हैं प्रपत्र 2 में स्वघोषणा भर के, उसका भी मिलान किया जाएगा। 2 स्थिति बनती है यहाँ पे, आपके नाम से कागजात आए सिविल कार्यालय तक, और दखल भी आपका है। उस स्थिति में मोटेशन अगर नहीं हुआ है और आप जिससे जमीन खरीदे हैं वो खतियान के मूल रैयत हो सकते हैं, या उनके उत्तराधिकार द्वारा अगर खरीदी गई जमीन है, तो उस स्थिति में आपका खाता खोला जाएगा और नया लगान दर तालिका आपका बनाया। इसमें एक चीज मैं भी बोलना चाहूंगा कि जिसका रसीद नहीं कट रहा है, हो सकता है 2 कारण से रसीद नहीं कट रहा हो, मे भी हो सकता है वो जमीन फोर्टेलिटी का हो, लेकिन मतलब ये है कि गैर मजरूआ जमीन हो, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि कोई भी रैयत अपना आलसी पाना के कारण नहीं करते हैं, चलो भाई चल रहा है। बहुत ऐसा बहुत सारा लोग होंगे जो मोटेशन नहीं करा, दखल मेरा जमीन है, दखल है। तो अगर उसका सेल डीड या दस्तावेज वेरीफाइड होने के बाद सही पकड़ा गया प्लस शांतिपूर्ण दखल है, तो उसके नाम से खाता खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब हम लोग रेंट फिक्सेशन करेंगे, जिस समय से सेल डीड अपना वो विक्रय किए हैं, उस समय से लेकर अभी तक उसका रेंट विथ फाइन उसका ले लिया जाएगा। इसलिए रसीद भी कटाना बहुत जरूरी है। जान लीजिए कोई बैठे हुए हैं अवसर पुणे में, तो ये नहीं सोचिए कि आप बच जाइएगा। रसीद कटाना सरकार को तो लगान लेना है। जी जी सर, एक क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट सर, कि खतियानी जमीन में खाता किसके नाम से खोला जाएगा? सर लोग परेशान बहुत हैं इस क्वेश्चन को भी लेकर के। सबसे पहले खतियान क्या है ये जानिए। खतियानी किसी भी रेवेन्यू विलेज में एक भू अभिलेख होता है, उसके अंतर्गत बहुत सारे खेसराए एक खाते के अंदर बहुत सारे खाते के अंदर में बहुत सारे खेसरा हो सकते हैं।
तो जो भी रैयत अकाउंट नंबर, खाता मीन्स अकाउंट नंबर, अब उस रेवेन्यू विलेज में बहुत सारे खेसरा उसी के अंदर में वो दर्ज होते हैं। सबसे पहले जो भी रैयत हैं जिनके नाम से सर्वे हुआ है, चाहे CS सर्वे हो चाहे RS सर्वे हो। CS सर्वे मतलब कैडेस्ट्रल सर्वे, RS सर्वे मतलब रीजनल सर्वे। जो भी सर्वे का पर्चा जिसके पास है वो कायमी होता है और वो खतियानी कहलाते हैं। खतियान के अनुसार अगर खतियानधारी जो मूल रैयत है अगर किन्हीं कारणों उपरांत उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उसके जितने भी उत्तराधिकार हैं वंशावली के आधार पे उनके नाम से खाता खोला जाएगा। सर, वंशावली का बहुत बड़ा समस्या चल रहा है, तो वंशावली रैयत किनसे बनवाएंगे ताकि उनको बहुत आराम से, बहुत इजी से आपके पास प्रस्तुत कर पाए और आप उस पे खाता खोलने का आदेश दे सके? देखिए, सबसे पहले वंशावली जो होता है, वंशावली किसी भी वंश वृक्ष का एक पूरा। क्या सर रैयत स्वयं बना के इसमें दे सकते हैं? जी बिल्कुल, अपने सेल्फ डिक्लेरेशन के माध्यम से एक A4 साइज कागज पे वो सारा डिटेल्स करने का मतलब है कि खतियान में जो भी मूल रैयत है उनका नाम सबसे पहले लिखकर और डाउनवार्ड की तरफ आते हुए पूरा वंश वृक्ष को दर्शाना है। सबसे पहले में तो मतलब हम उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि राम के नाम से मान लीजिए खतियानी जमीन है तो उसके 2 पुत्र हुए लव और कुश। तो इस तरह करके सेल्फ डिक्लेरेशन के माध्यम से स्व प्रमाणित करके आप वंशावली बना के दे सकते हैं। हम ग्राम सभा के माध्यम से उस वंशावली का सत्यापन कराएंगे। सर, खतियान में राम जैसे आप बोले तो एकल खतियान हो सकता है। खतियान का और भी प्रकार सर हो सकता है कि कंबाइंड खतियान हो सकता है, संयुक्त खतियान हो सकता है, मिश्रित खतियान हो सकता है। तो क्या सर सभी मूल रैयतों का जो खतियान में अंकित है सभी के नाम से वंशावली बनेगा या फिर वो अपना रैयत पर्सनल बना के देंगे? ये बहुत बड़ा समस्या है क्योंकि अपने जो पाटीदार होते हैं उनके नाम बहुत मुश्किल से लोग आज की जनरेशन में याद नहीं रखते हैं। तो क्या इंटरेस्ट इतना आजकल के जो नए जनरेशन है इतना ज्यादा इसमें जागरूक भी नहीं है कि अपने पूर्वज का सारा अब उसमें खोज सके। तो इसमें रैयत क्या करेंगे? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि खतियान के आधार पे वंशावली बनना है। अगर किसी भी मूल रैयत के साथ में संयुक्त खाता खोला गया है, ज्वाइंट खाता खोला गया है, तो आप अपने वंशावली बना के दीजिए, दूसरा जो उसमें शरीकदार है वो अपना वंशावली बना के देगा। इस तरह करते करते जितने भी उसमें शरीकदार हैं खतियान में वो सारे लोग अपना अपना स्वयं वंशावली तैयार करेंगे तो खतियान के अनुसार वंशावली तैयार हो जाएगा। ये इसमें प्रावधान दिया गया है कि मान लीजिए खतियान में राम और श्याम और घनश्याम और पिता मोहन, तो मान लीजिए राम अपना इंटरेस्ट ले रहा है सर्वे का, बट श्याम और घनश्याम इस इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। क्या इसके चलते राम नहीं कराएगा सर्वे? कराएगा। इसलिए ये प्रावधान दिया गया है कि आप राम के वंशज को आगे बढ़ाइए, घनश्याम और जो है उसके शरीरदार उसको सिर्फ मेंशन करके फर्स्ट स्टेप पे ही छोड़ दीजिए। आप अपने वंश को पहला जीवित हकदार तक रखने दीजिए, वहाँ पे सिर्फ डिक्शन करके जमा कर दीजिए। तो यहाँ पे मतलब कि सरपंच के पास लोग जाते हैं, फिर ग्राम सेवक से बनवाते, तो ये सब अगर रैयत नहीं कर पा रहे हैं, अपने जनप्रतिनिधि से नहीं इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, बाहर लोग हैं, तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन बना करके रैयत दे सकते हैं। उसको आप सब वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से सब रैयतों के बीच, जनप्रतिनिधि के बीच हम लोग सत्यापित कर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो इसमें परेशान होने की जरूरत रैयत को नहीं है, दौड़ने की जरूरत नहीं है, सरपंच के पास नहीं जाने की जरूरत है। जैसा अगर आप हो सकता है तो बनवा ले, हो सकता है, नहीं तो हम लोग ग्राम सभा करके एक कानूनगो सर उन लोग की अध्यक्षता में उसका सत्यापन कर लिया जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे पहले ये जानिए कि ये जो सर्वे कराया जा रहा है ये पूरा डिजिटाइज फॉर्म में कराया जा रहा है। अगर कोई घर से बाहर रह रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, आउट ऑफ बिहार रह रहे हैं, तो वो भी इस सर्वे में भाग ले सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। स्व घोषणा जो होता है रैयतों द्वारा वेबसाइट सर बता देंगे। DLRS के माध्यम से आप लिंक पर जाके उसका लिंक कहाँ से ऑप्शन में आएंगे सर? देखिए, सबसे पहले आप गूगल खोलिएगा या क्रोम खोलिएगा तो उसमें DLRS सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद जो सबसे पहला लिंक होगा उसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके शहर या कस्बे में
सर्वे का जानकारी उसमें दी जाती है। उस पे नीचे सबसे बॉटम में उस पे क्लिक करने के बाद आपका लिंक खुल जाएगा। आप जिस भी रेवेन्यू विलेज से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट, सर्किल और मौजे को सिलेक्ट करके अपना स्व घोषणा पत्र 2 में PDF के माध्यम से आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। उससे 3 MB का शायद वो 3 MB का फॉर्मेट होता है और PDF होता है, PDF बना के उसमें स्कैन करके डाल सकते हैं। 3 MB से ज्यादा होगा तो आपको एरर बता देगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि PDF जो करेंगे वो 3 MB से कम में करें। तो ये सर्वे की विशेषताएं हैं। ये बिहार विशेष सर्वेक्षण नाम इसलिए रखा गया है, इसमें विशेष कुछ तो होगा, विशेष तो होगा ही। इसमें आप ऑनलाइन तरीके से भी जुड़ सकते हैं। ये नहीं कि आपको जानकारी नहीं है या आप आउट ऑफ बिहार रह रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं तो आप इस सर्वे से नहीं छूट सकते हैं। इसके लिए पूरी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन कर दी गई है। जी। उसके बाद सर गरमजरुआ जमीन की स्थिति में रैयतों का खाता, अगर गरमजरुआ मालिक है तो उस स्थिति में रैयत का खाता खुलेगा या बिहार सरकार के नाम से? देखिए, गैर मजरवा जमीन के बारे में आप हमारे साथी विशेष सर्वेक्षण कानूनगो महोदय से आप इनसे सुनिए। ये बहुत ही अच्छे से इनकी जानकारी दे सकते हैं रैयतों को। देखिए, गैर मजरवा जमीन बिहार सरकार की जमीन है। सबसे पहली बात हम करेंगे, रैयतों की कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी होती है। गैर मजरवा जमीन 2 प्रकार की होती है, गैर मजरवा आम और गैर मजरवा खास मालिक। गैर मजरवा आम जमीन वह जमीन होती है जिसमें कि सभी सर्व आदमी, मतलब सभी लोकल आदमी वहाँ पे यूज कर सके, वैसा जमीन सर्वसाधारण भूमि है। जैसा कि आप देख सकते हैं हाट की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन, या फिर मेला जहाँ लगती है वहाँ की जमीन, स्कूल, हॉस्पिटल, तालाब वगैरह, ये सब गैर मजरवा आम। गैर मजरवा आम का मतलब क्या होता है? आम लोग यूज करते हैं। उस तरह की जमीन को हम गैर मजरवा आम जमीन कहते हैं। वह जमीन किसी को बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है, वो सेटल नहीं हो सकती है। वो जमीन सरकार की है, सरकार की रहेगी। और दूसरा जो गरमजरुआ अगर आम है और गरमजरुआ अगर खास मालिक है तो इस स्थिति में रैयत का खाता खुलेगा सर या नहीं खुलेगा? देखिए, गरमजरुआ जो खास मालिक जमीन है वह जमीन होती है जिसमें कि वो जमीन जो है सरकार के द्वारा जो प्रतिनियुक्त जो अधिकारी होती है, जिसमें कि CO हो गए हैं या DSLR हो गए हैं या फिर ADM होंगे, जिसके पास वो पावर रहेंगे, वो अपना एक बंदोबस्ती पर्चा बना के उसको इशू कर सकते हैं। अब पहले भी इशू हुआ है। उस जमीन को जो भी रैयत जिसके नाम से इशू हुआ है, चाहे जितना भी डिसमिल हो, ठीक है, वो उतना अगर अंचल से ये चीज का मिलान किया जाए तो उसके नाम से खाता खुल सकता है। उसके नाम से बंदोबस्ती पर्चा हो तो उसका फोटोकॉपी और उसका अभी कंटिन्यू चलना चाहिए। रसीद एनी हो, उसका कंटिन्यू चलना चाहिए। अगर रसीद कट रहा है, वो अभी दखल में है शांतिपूर्ण, तो उसके नाम से वो खाता खुलेगी। यानी गरमजरुआ मालिक की जमीन है तो उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनका भी खाता खुलेगा। बशर्ते क्या रहना चाहिए सर? उसके पास पर्चा रहना चाहिए, पर्चा ऑथराइज होना चाहिए, मिलान होना चाहिए। मिलान अमीन के द्वारा, जो आपके सर्वे अमीन है उनके द्वारा अगर हो जाती है तो उसका खाता खुल जाएगा और रसीद कंटिन्यू होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट। इसमें एक प्रावधान और भी की गई है। अगर मान लीजिए सरकार द्वारा गैर मजरवा खास जमीन अगर किसी को बंदोबस्ती कर दिया जाता है, वो बंदोबस्ती के उपरांत उसका उत्तराधिकार या उसके वंशज द्वारा उस जमीन को बिक्री किया जाता है, तो वैसी स्थिति में ये जमीन पुनः बिहार सरकार अपने खाते में ले। ये चीज है, ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज है कि बहुत अच्छी बात है हमारे जो सर बताए हैं कि ये जो बंदोबस्ती वाले जमीन जो होती है, जिस गरीब को दिया गया है या फिर जिस भूमिहीन को दिया गया था पहले, वो क्या करते थे, अपने खर्चा वही अपने बेटी की शादी के लिए किसी दूसरे को बेच देते। ऐसा जमीन सरकार कवर कर सकती है। वो ऐसा जमीन बेचने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ अपने लालन पोषण के जीवन यापन के लिए है। तो वो जमीन अगर जो बिक्री हो गया तो वो जमीन रिटर्न सरकार के पास जाएगी। तो वो ऐसे केवलाधारी आप सतर्क हो जाए, वो गलत तरीके से आप लोग जमीन लिए जी, गलत तरीके से जमीन लिए ना, उसका खाता नहीं खुलेगा। अगर मुझे मालिक का अगर गलत तरीका से आप कर दे तो बिहार विशेष सर्वेक्षण के दौरान वैसी जमीन का बिहार सरकार के नाम से खाता खोला जाएगा। समझ। अगला क्वेश्चन है सर, वास्तविक पर्चा क्या होता है और वास्तविक पर्चा में सर्वे में किसके नाम से खाता खोला जाएगा? वास्तविक पर्चा की बात आई। वास्तविक पर्चा की होता क्या? सबसे पहले वास्तविक पर्चा, पहले ये जमीन जो होती है, पहले वो रैयती जमीन होती थी। रैयती जमीन जो होते थे जमींदार, उसके पास बहुत सारे जमीन होते थे। बहुत पहले जमाने में 500 बीघा 600 बीघा जमीन हुआ करता था।
तो जब सरकार उसको रिटर्निंग फाइल करने लगे थे कि आप हमको ब्यौरा दीजिए, तो 1/1946 एक 48 के बीच में तो जितने भी वो जमींदार थे औने पौने भाव में वो बेचना या बास्केट पर्चा बनाना शुरू कर दिए। जो भी उसके यहाँ खड़ता थे, नौकर चाकर करते थे, उसके नाम से वो बास्केट पर्चा बना के उसको दे दिए थे। तो वही जमीन एक तरह से वो रैयती जमीन है, जो जमीन था वो रैयती जमीन है। बास्केट पर्चा रैयती जमीन का ही बन सकता है। तो वो बास्केट पर्चा जिसके पास भी है, बास्केट पर्चा ऑथराइज होना चाहिए, उसका अगर कंटिन्यू रिटर्न होना चाहिए, रिटर्निंग जरूरी होना चाहिए, सरकार के नया रिटर्निंग होना चाहिए। रिटर्निंग का मतलब ये हम क्लियर करते हैं कि ब्यौरा, सरकार के पास इसका ब्यौरा हो, हाँ ये रिटर्निंग ये जमीन का है मेरे पास और ये रैयत के पास बास्केट पर्चा है, तो उसके नाम से वो खाता खोला जाएगा। बट बंसस के नाम से उसके बंसस के नाम से बास्केट पर्चा अंशाधिकारी के द्वारा भी वितरित किया जाता है। वो सबसे पहले जिस भी रैयती जमीन के बास्की जमीन के लिए रैयती जमीन के कोई भी भूमिहीन व्यक्ति अगर अपना घर बना के रह रहे हैं, तो जब सरकार के या अंचलाधिकारी के संज्ञान में ये बातें आती हैं, तो वो जांचों उपरांत उसमें अंचलाधिकारी को उसमें DLRS मतलब डिजिटल साख की शक्ति निहित होती है और उसके प्रावधान के आलोक में मतलब बास्केट पर्चा का वितरण उस रैयत को किया जाता है। इस तरह से बास्केट पर्चा का खाता भी खुल सकता है। तो आज के लिए ये हमारे दोनों कानूनगो सर थे और इन बहुत अच्छा रैयतों को जानकारी दिए, इसके लिए सर आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इनसे क्वेश्चन हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सर और सबको शुभ रात्रि।